मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका पुनः इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे प्लेटो के संविधानों का वर्गीकरण। आज हम उसको पढ़ेंगे कि उनकी दृष्टि में मिश्रित संविधान के एस्पेक्ट पे बात करेंगे और उसकी आलोचना क्या है। अरस्तु इस मिश्रित संविधान के बारे में क्या विचार रखता है, मोटे तौर पर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। अरस्तु का मुख्य जो उद्देश्य है, ऐसे संविधान का पता लगाना था जो स्थिर रह सके, जिसमें क्रांति का कोई खतरा ना हो और जो अपने नागरिकों को सद्जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान कर सके। और इस समस्या के समाधान के लिए अरस्तु मिश्रित संविधान का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, द प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि अरस्तु से पहले प्लेटो ने भी अपनी जो अंतिम कृति थी लाज, उसमें मिश्रित संविधान का एक सिद्धांत रखा था, परंतु अरस्तु ने अपने निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से निकाले हैं। और ये बात महत्वपूर्ण है कि प्लेटो का जो आदर्शवत राज्य है, यानी सब आइडियल स्टेट, वो अरस्तु के आदर्श राज्य के में पर्याप्त समानता पाई जाती है। प्लेटो ने राज्यों के पराभव का जो इतिहास था उसके बारे में दोहराते हुए लिखा है कि स्पार्टा का पतन इसलिए हुआ कि उसने केवल सैन्य प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया। यह हम प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी में भी देखते हैं कि उसने शारीरिक प्रशिक्षण स्पार्टा से ग्रहण किया था। और फारस का पतन इसलिए हुआ कि वहाँ के शासक अत्यधिक स्वेच्छाचारी थे। इसी प्रकार लोकतंत्रवादी एथेंस ने स्वतंत्रता की चरम सीमा पर पहुंचकर अपना नाश कर डाला। यदि वो राज्य संयत होते, अर्थात उनमें कुछ बैलेंस होता, शक्ति के साथ बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता के साथ व्यवस्था का प्रयोग भी किया होता, तो वे स्थायी और समृद्धशाली होते। उसके अतिवादी सिद्धांतों ने उन छोटे छोटे नगर राज्यों को डुबो दिया। तो स्थिर राज्य वह हो सकता है जिसमें राजतंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण हो, ताकि न्यायपूर्ण कानून पर आधारित शासन को स्वतंत्रता और सहमति के सिद्धांत से संचालित किया जा सके। अर्थात परस्पर जो विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनके बीच में संतुलन कायम करना प्लेटो के मिश्रित संविधान का मूल मंत्र है। दूसरी तरफ अरस्तु ने भी संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और उस वर्गीकरण में हमने पढ़ा कि उसके वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार हैं। एक तो संप्रभुता का निवास कहाँ हो, यानी एक व्यक्ति में, कुछ व्यक्तियों में या बहुत से व्यक्तियों में, और दूसरा शासन का उद्देश्य क्या हो, यानी लोक कल्याण में है या स्वार्थ के लिए है। तो उसके आधार पर उसने शुद्ध रूप और विकृत रूप शासन प्रणालियों को बताए, वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। और उन प्रणालियों का अध्ययन करते हुए अरस्तु अपना एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि उसने कहा भी है कि एक आदर्श स्थिति तो वो हो जिसमें सर्वोत्तम शक्ति जो है एक व्यक्ति का हाथों में केंद्रित हो, क्योंकि वो योग्यता का धनी है। परंतु यथार्थ जगत में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति नहीं पाया जाता, और जब किसी व्यक्ति को गुणवान मानकर हम पूर्ण सत्ता दे देते हैं, उसको दे दी जाए पूर्ण सत्ता, तो वो कानून के बंधन से मुक्त हो जाता है और पहले की तरह गुणवान नहीं रहता है, क्योंकि शक्ति और सद्गुण एक साथ नहीं रह सकते। पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट। अब व्यवहार के धरातल पर सर्वोत्तम शासन प्रणाली एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, यानी कुलीन तंत्र हो सकता है, जिसमें गिने चुने सुयोग्य व्यक्तियों का शासन हो। परंतु ये जो गिने चुने सुयोग्य व्यक्ति भी हैं, पूर्ण सत्ता प्राप्त करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में मनुष्यों के शासन की तुलना में कानून का शासन उत्तम होता है, और इस कुलीन तंत्र का विकल्प लोकतंत्र हो सकता है। लोकतंत्र के गुण दोषों पर चर्चा करते हुए अरस्तु ने
ये तर्क दिया था कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मामलों का जो निर्णय है वो मत संख्या के आधार पर होता है और मतदाता उन मामलों को जटिलता से समझने योग्य नहीं होते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं इस संदर्भ में कि चिकित्सा के विषय में चिकित्सक ही सही निर्णय दे सकता है, रेखा गणित के विषय में रेखा गणित का विशेषज्ञ जो है वही राय दे सकता है, नौका चलाने के लिए नाविक ही उपयुक्त मार्गदर्शन कर सकता है। वैसे ही दंडाधीशों का चुनाव अनभिज्ञ व्यक्तियों को नहीं सौंपना चाहिए, ये अरस्तु का मानना है। परंतु जो ये एरिस्टोक्रेसी है, अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र, उसके अंतर्गत स्थायी आर्थिक आधार के अभाव में शासक राजनीतिक शक्ति को स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र में गुण भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ अवगुण ही है। वो ये है कि लोग चाहे व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञ की तुलना में अच्छे निर्णायक ना हों, लेकिन सामूहिक रूप से वो अच्छे सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कलाकार हैं जिनकी कृतियों के सर्वोत्तम निर्णायक स्वयं कलाकार नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लोग होते हैं जो कला में पारंगत नहीं हैं। इसी प्रकार किसी भवन के गुण दोषों को उसमें रहने वाला जितनी अच्छी तरह से परख सकता है, उतनी अच्छी तरह से उसका निर्माता नहीं परख सकता। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं कि दावत के बारे में आमंत्रित अतिथि जितना अच्छा निर्णय दे सकता है, उतना अच्छा निर्णय रसोइया नहीं दे सकता। हम कह सकते हैं कि गिने चुने लोगों की तुलना में अधिक व्यक्तियों के भ्रष्ट होने की संभावना कम होती है। जैसे थोड़े से पानी की अपेक्षा विशाल जलराशि कम मलिन होती है। अकेला व्यक्ति क्रोध और आवेग के वशीभूत होकर अपना विवेक खो सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि सभी व्यक्ति एक ही क्षण में किसी आवेग के वशीभूत होकर सन्मार्ग से हट जाए। तो ये उनका एक अपना लॉजिक है अरस्तु का। तो ऐसे में रास्ता क्या हो, तो सर्वोत्तम प्रणाली वह हो सकती है जिसमें कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण हो, अर्थात जिसमें मतदान का अधिकार तो सर्वव्यापक हो, परंतु शासन का अधिकार बुद्धिमान नागरिकों तक सीमित हो, ताकि वो गिने चुने सर्वोत्तम व्यक्ति ही शासन के संचालन के लिए चुने जाएं। और यही अरस्तु के मिश्रित संविधान का सिद्धांत है। सर्वोत्तम राज्य जो है शिक्षितों का अभिजात तंत्र होगा, कुलीन तंत्र होगा। इसमें न केवल मतदाताओं की संख्या के आधार पर किसी को सत्ता प्राप्त होगी, न तो संख्या के आधार पर सत्ता प्राप्त होगी, और न ही संपत्ति के आधार पर, और न ही सैनिक और राजनीतिक योग्यता के आधार पर, बल्कि इसके लिए इन सब योग्यताओं को एक साथ मिलाकर विचार किया जाएगा। और इसीलिए इसको मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिश्रित संविधान कहा जाता है। मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको मिक्स कर दिया गया है इसमें। अब ऐसे में इस संवैधानिक शासन को संभालने के लिए मध्यम वर्ग को सर्वोत्तम भूमिका दी गई है, क्योंकि मध्यम वर्ग के सदस्य न तो धनवान होते हैं और न ही निर्धन होते हैं। वे अपनी विशाल संख्या के बल पर इन दोनों वर्गों के बीच में शक्ति संतुलन कायम रख सकते हैं, और उनके निर्णय भी जो हैं वो सामूहिक होंगे और उत्तम होंगे, क्योंकि सूझबूझ के साथ दिए जाएंगे। अब ये जो अरस्तु का मिश्रित संविधान की जो संकल्पना है, अरस्तु ने इसमें स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन्स का सिद्धांत अपनाया है, जिसे मूल रूप से उन्होंने नीति शास्त्र के संदर्भ में विकसित किया था। और ये एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है। इसमें अति का त्याग किया गया है और मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण या जो उत्तम गुण हैं उनके प्रयोग के लिए पूर्ण आत्म संयम और दीर्घ अनुभव सर्वथा आवश्यक है। ये साधारण व्यक्ति के वश की बाहर बात है। सब मार्गों से उत्तम मार्ग जो है मध्यम मार्ग है, जिस पर चलकर खतरों से बच सकते हैं, पतन को हम रोक सकते हैं। जैसे कृपणता और अपव्यय के बीच एक रास्ता है उदारता।
उतावलेपन और भीरुता के बीच का एक रास्ता है साहस। अभिमान और दैन्यता के बीच का रास्ता है विनयशीलता। प्रत्येक अवस्था में अतिवादी मार्ग जो है वो पतन का कारण है और मध्यम मार्ग जो है वो कल्याणकारी है। तो मिश्रित संविधान सर्वोत्तम है और मध्य वर्ग उसे सहारा देने के लिए सर्वोत्तम साधन है। लेकिन इसको भी इसकी आलोचना करते हैं लोग कि भाई ये योजना तो ठीक है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज इसे अपनाया भी जा सकता है, लेकिन इसकी मुख्य कठिनाई ये है कि किसी भी मध्यवर्गीय सिद्धांत को क्रियान्वित करते समय इसमें जो कठिनाई आती है, क्योंकि किसी पैमाने के एक सिरे पर एक गुण है और दूसरे सिरे पर उसका विपरीत गुण रखा गया है, तो उसमें व्यवहारिक रूप से उसको जब क्रियान्वित करते हैं तब उसमें समस्या आती है। और इसमें एक और भी आधार है कि वो अरस्तु ये तर्क देते हैं कि गिने चुने लोगों की तुलना में बड़े समूह का व्यवहार अधिक संयत होता है, परंतु ये जो दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है ये आधुनिक मनोविज्ञान में विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ तो मनोविज्ञानी इसको ठीक मानते हैं, जिसमें एमिल दुर्खिम ये मानते हैं कि सामाजिक मन व्यक्तिगत मन से उत्कृष्ट होता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो विचारक हैं, गैब्रियल तार्द है, गुस्ताव ली बॉ है, वो ये कहते हैं कि सामूहिक प्रक्रिया में लोगों के मन पर भीड़ की मनोवृत्ति छा जाती है और जिससे सभी का जो व्यवहार है वो अविवेकपूर्ण हो जाता है। अरस्तु ने चुनाव की प्रक्रिया में छल कपट के प्रयोग की चर्चा तो की है, लेकिन भीड़ का जो असंयमित व्यवहार हो जाता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो ये एक आधार है उनके आलोचना का। और इसके बाद अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है उसके कुछ मोटी मोटी आलोचनाएं की जाती हैं, जिसमें एक पहली आलोचना है कि ये आधुनिक राज्यों के ऊपर ये वर्गीकरण लागू नहीं होता, क्योंकि आज के युग में हम एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक अन्य अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं। तो अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में उनको स्थान नहीं दिया। दूसरा उनका दोष ये है कि इसमें राज्य सरकार के बीच में जो एक भेद है उसको ध्यान नहीं दिया, उनको एक पर्यायवाची के रूप में उन्होंने इसको प्रयुक्त कर दिया गया है। तो ये उसकी आलोचना होती है। एक आलोचना है कि इनका वर्गीकरण जो है शासकों की संख्या के ऊपर आधारित है, अर्थात इसमें गुण प्रधान न होकर मात्रा प्रधान बन गया है। किसी राज्य में शासकों की संख्या का उतना महत्व नहीं है जितना उनका आधारभूत चरित्र कैसा है। और एक आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु का ये वर्गीकरण न तो स्पष्ट है न वैज्ञानिक है। उसने राज्यों का वर्गीकरण जो किया है उसमें परस्पर विरोधी तत्वों का मिश्रण करने की कोशिश की है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक और तो वो शासकों के वर्गीय चरित्र पर बल देता है, उसके शब्दों में धनिक तंत्र जनतंत्र के बीच में भेद का वास्तविक आधार दरिद्रता और धन है। यदि एक संविधान के अंतर्गत शासक को धन के कारण शासन सत्ता प्राप्त हुई तो उसे अवश्य ही धनिक तंत्र माना जाएगा, चाहे उसकी संख्या कुछ भी हो, कम हो या अधिक हो। दूसरी ओर शासकों की संख्या को भी अपने वर्गीकरण का आधार वो बना देता है। अब दोनों में सामंजस्य स्थापित करना संभव नहीं है। और एक आलोचना ये है कि उनका ये जो वर्गीकरण है ये न तो स्पष्ट है और न ही वैज्ञानिक है, इसमें मौलिकता का भी अभाव है, क्योंकि उस समय जो ये वर्गीकरण थे प्रचलित थे, अरस्तु ने भी ऐसा ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, तो उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये उनका मूल विचार नहीं है। और एक आलोचना आज के आधुनिक युग के आधार पर हम कर सकते हैं, वो है प्रजातंत्र को निकृष्टतम स्थान दिया है उन्होंने, जबकि आधुनिक युग में हम प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है ये ठीक है कि उसमें संप्रभुता का स्थान और राज्य का लक्ष्य इनको उन्होंने आधार बनाया है, और बहुत सी चीज़ें तात्कालिक समय में ही प्रचलित थी, आज के युग की व्यवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी वर्गीकरण में इन दो प्रमुख आधारों की अवहेलना नहीं कर सकते।
और अरस्तू के वर्गीकरण को कुछ संशोधित विस्तृत तो अवश्य किया जा सकता है, लेकिन उसका हम परित्याग नहीं कर सकते। धन्यवाद।